Hello, hi dear students. Hope you all are doing absolutely wonderful at your end. And today I'm here with you all again in your Kaksha classes. So yes, Kaksha classes में आपका रोज रोज वेलकम ही होगा. So dear students, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्यारा सा चैप्टर और इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टर्म्स हैं वो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, राइट? लाइक व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, then what is arithmetic mean, range, mode, median, telemarks, bar graph, double bar graph. There are so many things. So this will be the roadmap of our class that I have to tell you. ये हमारा roadmap है, सेशन कंटिन्यू करेंगे हम इसी की हेल्प से. तो सबसे पहले आता है एक प्यारा सा पॉइंट कि डेटा क्या है. चैप्टर का नाम ही हमने डेटा हैंडलिंग रखा है. तो डेटा का मीनिंग क्या है? तो अगर आपने इसके प्रीवियस सेशन को विजिट किया होगा वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि डेटा क्या होता है. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, सो उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी कि हम इस पूरे सेशन में अभी हम कहां तक अपने इस रोड मैप को कंटिन्यू करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक मीन, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट? देन विल टॉक अबाउट रेंज, मोड, मीडियन, टेलीमार्क्स, and in next class we'll talk about bar graph and double bar graph. Okay, so let me discuss what is data and then we'll go for data handling. अब ये डेटा नाम का जो शब्द यहाँ पे मैंने लिखा है, डेटा वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? सो डेटा को हाउ कैन वी डिफाइन? डेटा मीन्स अ सिंपल यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट? Such as we can say that observation of things, explanation of things, right? Which gives us useful information, that is data. For example, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक पेन टैब है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस पेन टैब फॉर एग्जाम्पल. अब मैं इस पेन टैब के आपको फीचर्स बता रही हूँ, ठीक है, कि ये पेन टैब कैसा है, इसमें राइटिंग करने पे स्मूथनेस कितनी है और ये कैसे हमने इसको फ्रेम करवाया है, या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर मैं काउंट करवाऊं, सो दिस इज कॉल्ड डेटा, राइट? अब यही डेटा अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम डिस्कस करें तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे हम स्कूल जाते हैं और हमारी होती है अटेंडेंस, राइट? क्या होती है? अटेंडेंस. स्कूल में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे हम पी 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 मार्क करते जाते हैं, यस दे आर प्रेजेंट, और जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनको हम मार्क कर देते हैं कि हाँ ये बच्चा एब्सेंट है, राइट? तो यहाँ पे डेटा को मतलब क्या ही, इससे एक हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अवनी इज प्रेजेंट, आकांक्षा इज प्रेजेंट, राइट? And Aditi is present in her class. Rohan is present, right? Rohan is present. But if I'm talking about this place, Ankita, so Ankita is absent. तो बेसिकली दिस होल स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी, ये हमें कुछ बताना चाह रही है कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि अंकिता एब्सेंट है, बाकी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. तो मतलब कि ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई हमारे लिए, राइट? सो ये सिर्फ हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया. अगर आप कभी मैथमेटिक्स में डीप डाइव मारोगे तो आपको डेटा हर जगह दिखेगा. अगर मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स ग्रेड 7 में हमारे पास टोटल चैप्टर है 13, ठीक है, और हर चैप्टर के नेम्स मैंने लिखे, तो वो भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, राइट? अगर मैंने कहा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में हम आईपीएल के मैचेस को देखेंगे, किस दिन कौन सी टीम का मैच है ना? तो ये सब कुछ डेटा ही है. अब इसी को तरीके से हैंडल करना है अगर हमें, राइट? जो गिवन डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि आईपीएल में 20 टीम्स खेल रहे हैं मैच, राइट? देयर आर 20 टीम्स ऑफ क्रिकेट जो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? 20 टीम्स. तो बेसिकली अगर हमने ये प्लान ही नहीं किया कि मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कब मैच होगा, तो ये तो सब अनऑर्गेनाइज्ड होगा, राइट? सो व्हेन वी ऑर्गेनाइज डेटा, we get easiness to analyze the data, and that is called data handling. Dear students, please write down it, what is data handling in your own words, right? क्योंकि बहुत सिंपल है इसे समझना. जैसे मैंने कहा कि on 31st मार्च, फॉर एग्जाम्पल अगर 31st मार्च को मैंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है बैंगलोर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से, तो ये भी एक आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? और सेम तरीके से हर टीम का मैच किस टीम के साथ है और किस डेट को है, ये हमें एक प्रिपेयर्ड चार्ट जो भी हमें प्रोवाइडेड होता है, राइट? क्रिकेट टीम के आईसी मतलब क्रिकेट वर्ल्ड की ओर से कहा जाए, तो वो भी एक हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट? इन ऑर्गेनाइज्ड वे. तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई इस दिन ये मैच है. वही कहलाता है डेटा
हैंडलिंग, राइट? सो डेटा को हैंडल करना ऑर्गेनाइज्ड वे में, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, राइट? सो आई एम श्योर दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम क्यों लिखा है। अब इस पूरे दौरान जब भी हम डेटा को हैंडल कर रहे हैं या हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए हमें अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक सिंपल सा टर्म आएगा अर्थमेटिक मीन, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा एवरेज वर्ड, एक एवरेज वर्ड आता है, उसको डिफाइन करेंगे कि इससे अर्थमेटिक मीन में क्या ही कनेक्शन बैठ रहा है। देन रेंज, मोड, मीडियन, टेलीमार्क्स, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, सो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब यहां से हम शुरुआत करेंगे, हर एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना ताकि आपको क्लैरिटी मिलते जाए, है ना, कि हम कर क्या रहे हैं। सो आप इसे रीड करिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बिकॉज आई हैव टू चेक समथिंग, जस्ट अलाउ सम सेकेंड्स, आई हैव टू जस्ट क्विकली चेक इट नाउ। ओके, आई कैन गो अहेड विद यू ऑल, या आई एम श्योर ये हम रीड कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ वेरी नाइस मैनर, राइट? यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज, जैसा मैंने आपको कहा, आपने एवरेज वर्ड सुना होगा, ये टर्म आपको कई बार सुनने में आया होगा, एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग द टर्म एवरेज इन योर डेली लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम एवरेज वर्ड को यूज करते ही रहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, Isha spends on an average of about 5 hours daily for her studies. मतलब ईशा 5 घंटे एवरेज वो स्टडी के लिए देती ही है, ठीक है? एवरेज अगर हम उसके स्टडी टाइम्स का निकाले तो she gives 5 hours daily for her studies. Then the average temperature at this time of the year is about 40 degrees Celsius. ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे एवरेज वर्ड आपको दिख रहा है, राइट? ये वर्ड आ रहा है। फिर द एवरेज एज ऑफ पीपल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स, राइट? तो अगर आपने देखा कि हमारी क्लास में एवरेज 12 ईयर्स वाले बच्चों का ज्यादा आ रहा है, मतलब एवरेज ये है कि हमारी क्लास में बच्चे 12 ईयर्स के हैं, वो एवरेज है। Then next one is the average attendance of students in a school during its final examination was 98%, right? मतलब एकदम एवरेज 98% जा रहा है, ठीक है? तो ये एवरेज वर्ड जो आ रहा है बार बार, है ना, इसका क्या ताल्लुक है, right? What is actually related with it? So let me quickly tell you. Actually, arithmetic mean, that was the first term of our roadmap. So average is a measure of the central tendency of the group of data. Different forms of data need different forms of representative or central value to describe it, right? One of these representative values is the arithmetic mean. ये सब क्या है, इतना सारा क्या लिखा है? बेसिकली अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन है, डेटा है, राइट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक सेंट्रल वैल्यू होता है, राइट, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, आप जैसे हम पिछले एग्जाम्पल को देखते हैं कि अगर यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करो, क्योंकि आपके स्कूल में आपने इतना रिलेट किया होगा। अगर क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एवरेज एज ऑफ पीपल्स इन माय क्लास मीन स्टूडेंट्स इन माय क्लास इज 12 ईयर्स, मतलब वहां पे और भी ईयर्स के बच्चे हैं, लेकिन जो एवरेज निकल के आया, एक सेंट्रल वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 12 है ना? तो वो क्यों हमने पता किया, कैसे आया, उसके लिए एक रास्ता है, ध्यान से आप सुनना। बेसिकली अर्थमेटिक मीन और मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब ये कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये आपको पक्का हेल्प करेगा कि हम एक सेंट्रल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो उस पूरे गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कैसे, आप ध्यान से सुनो। आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours एंड 3 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive days, ठीक है? आशीष जो है वो 3 दिनों में 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे उन्होंने लगातार 3 दिन पढ़ाई करी, ठीक है? मतलब पहले दिन उन्होंने 4 hours पढ़े, दूसरे दिन उन्होंने 5 hours का स्टडी करा, फिर नेक्स्ट डे ही स्टडीज फॉर 3 hours. So question tells me कि how many hours does he study daily on an average? मतलब वहां पे आपको फिर से क्वेश्चन आ गया कि अगर हमें एवरेज बताना है कि मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जो हम बोल रहे हैं ना, एक इन तीनों को हटा के कोई एक वैल्यू ऐसी आए, एक ऐसा टाइम पीरियड आए जो उसके इन तीनों दिन के स्टडी टाइम को डिफाइन कर दे, ये है मेन कहना, सिंपल सा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला।
कौन सा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. हाउ कैन वी यूज इट? वेरी सिंपल. अब आप देखो, डे 1 उन्होंने 4 आवर्स स्टडी करी, फिर डे 2 5 आवर्स, डे 3 3 आवर्स. तो बेसिकली विल डू ओनली वन थिंग कि 4 + 5 + 3 दैट इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द टाइम आवर्स अपॉन 3 डेज के लिए है, 3 दिन का दिया है तो अपॉन 3. नाउ यू विल कैलकुलेट इट. 5 + 4 it's 9 and 9 + 3 it's 12 and 12/3 it comes as 4. मतलब इन 4 वैल्यूज को एक अकेली वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकती है, वो है कि 4. मतलब बच्चे ने 4 घंटे तो पढ़ाई की, उसका जो एक सेंट्रल वैल्यू आके निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा नीड डिफरेंट forms of representative or central value to describe it. So here it has been described by the Ashish कि yeah, he takes 4 hours, average he takes 4 hours for his study time. That's it. राइट तो ये कितना सिंपल है. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आपने देखा होगा कि हम एवरेज रन रेट बताते हैं, राइट, हर एक प्लेयर का. क्रिकेट इसलिए मैं कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि क्रिकेट गेम हम सब देखते हैं, राइट. बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम देखते हैं, तो हर जगह मैथमेटिक्स का यूज है और डेटा हैंडलिंग वहां पे अपना रोल प्ले जरूर करता है, राइट. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे दैट इज ऑल अबाउट रेंज. अब रेंज क्या होता है? बहुत सिंपल है. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस रेंज. मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपको रेंज कैसे पता चलेगी? बच्चे ने 3 दिन तक पढ़ाई करी, ठीक है, 3 दिनों तक उसने हर एक दिन इस तरह 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे ऐसे पढ़ाई की. अब अगर इसमें मैंने पूछा कि उसका रेंज क्या है, रेंज है ना, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 5 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 3, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया और हमें क्या मिल गया? पूरे उसके वर्क का रेंज पता चल गया, 2 आवर्स, राइट. सो लेट्स कंसिडर वन मोर क्वेश्चन हियर विच इज वेरी सिंपल कि द एजेस इन इयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40. ये 10 टीचर्स का एज गिवन है, राइट. अब पूछा ये है कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर. मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो टीचर है उनकी एज बताना है और जो सबसे यंगेस्ट है उनका भी हम एज बताएंगे. तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है ना, तो आप उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है. सो सबसे हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मैं यहीं पे लिख रही हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे. असेंडिंग ऑर्डर, राइट. द पॉइंट इज हियर आई विल राइट कि सबसे छोटा एज का टीचर कौन हो सकता है, देखते हैं. 23, राइट. देन 23, फिर 26, राइट. देन 28, yes, then 32, 33, 35, then 38, 40, and then 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think I have left one of them. चेक करते हैं. सॉरी, 32, ठीक है. ओ या 41 इज लेफ्ट. तो 54 के पहले हम 41 लिखना भूल गए, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 41 लिखना है, तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है. ये इसीलिए मैंने कहा कि ये जब आप लिखो तो ध्यान से लिखना ताकि कोई छूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि अगर एक छूट गया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो द पॉइंट इज द व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर. अब आप देखो कि आपने यहाँ पे अरेंज किया डेटा को और आपको तुरंत पता चल गया कि ओल्डेस्ट टीचर की एज है 54 ईयर्स क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट एज वाले टीचर है, और जो सबसे छोटे टीचर की एज होगी वो होगी 23 ईयर्स. देखा कितना सिंपल, एक बार में ही दो आंसर्स मिल गए. अब अगला भी क्वेश्चन आपको कुछ यूं ही क्विकली आंसर देगा. क्यों? क्योंकि हमने इस गिवन ऑब्जर्वेशन को एकदम तरीके से ऑर्गेनाइज किया पहले, फिर हमने सॉल्व करना शुरू किया. देन नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, राइट. कि अब रेंज क्या है, आप देखोगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 54 एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 23. तो वी विल डू वन थिंग to find out the range of the teachers. We just do 54 minus 23. So it comes as 31. तो रेंज क्या हो गई? गिवन ऑब्जर्वेशन से हमें मिला 31. दैट इज सिंपल वन.
नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स, राइट, व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। अब मीन एज के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है कि व्हाट इज द मीन। मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन। ये आपको तीन तरह से वर्ड्स मिल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या है, एवरेज क्या है, या फिर मीन क्या है। मतलब एक सेंट्रल वैल्यू की अब हमें जरूरत पड़ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम ना सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन total number of the observations. What do we do? Total number of the observations. Right? How can we do it? Very simple. Sum of the observation में आप सारे जितने भी ages given है 23, 26, 28, right? मैं इन सबका sum करूंगी 23, 28 and then क्या था 26 आगे पीछे हो रहा but I am writing here, okay, plus 32, then 34, no, it's 33, plus 33, right? I'm just adding all of them. 33, oh sorry, plus 35 plus 38, 35 plus 38 upon, no, don't do upon actually, क्योंकि oh sorry, I have erased everything by mistake, it has been erased, but the point is you have to just make the sum of whole and divide it by 10. Why? Because total number of the teachers are 10, right? So we'll write here, I'm writing it, okay, 23 plus 26 plus 28 plus 32 plus 34 plus 38 plus 40 plus 41 plus 54, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक एक टीचर की एज मैंने छोड़ दी है, वो है 33। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे कहीं भी लिख रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 10। तो मतलब ये कहने का हुआ कि ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, बाकी आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सम क्या आएगा, अब आप इसे ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप ऐड कर सकते हैं, मैं अपने से कॉपी में ऐड करूंगी। ठीक है, आप खुद से ऐड करिए, मैं खुद से करूंगी। टेक योर टाइम एवरीबॉडी, डू सॉल्व इट। ठीक है, मिलके करते हैं, देखते हैं पहले किसका आंसर आता है, मैं भी लिखती हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम, आई एम डूइंग इट, but this is just for you. Okay. Bacha, I'm getting 34.9. If I'm not wrong, please check your answer. I'm getting 34.9. मेरे को तो ये मिला है एक सेंट्रल वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लीज चेक करना और मुझे बताना। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन आंसर। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने आंसर क्या पाया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे फिर से असाइन करूं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर मैंने आपसे कहा कि एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, उन्होंने 5 इनिंग्स में जो स्कोर्स बनाए, ठीक है, वो यहाँ पे गिवन है स्कोर्स, राइट। उन्होंने कितने स्कोर्स करे, रन। एक बार उन्होंने 10 रन बनाए, एक बार उन्होंने 20 रन बनाए, एक बार उन्होंने 34 रन स्कोर किए, फिर उन्होंने 16 रन स्कोर किए, और फिर लास्टली एट द एंड ही स्कोर्ड ओनली 40, राइट। इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द एवरेज अर्थमेटिक मीन और मीन ऑफ द गिवन डेटा, इन दैट केस यू हैव टू सिंपली डू इट कि व्हाट इज द मीन। मीन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला लिखोगे आप, क्योंकि फॉर्मूला लिखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। बस काम खत्म। अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीन इक्वल्स टू sum of 10 plus 20 plus 34 plus 16 plus 40 whole divided by, this will be divided by 5. Why? Because total number of innings that he played is actually 5. ठीक है, तो ये आपको याद रखना और समझ के अपने से करना है। ठीक है, अब इसका सम आप निकाल कर एवरेज बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शंस पे, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताने वाली। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको है, आई एम श्योर वेरी नाइसली यू हैव टू मेड इट, you have to do it. Now the next question is here just for us कि
व्हाट इज द मोड, हाउ विल यू डिफाइन मोड। अब देखो बच्चे, इस डेटा हैंडलिंग में आपको सिर्फ ये वर्ड टू वर्ड जाना है, वर्ड्स टू वर्ड्स वी हैव टू गो and we'll able to understand the definition part first and then we can apply in a real life also. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि द मोड ऑफ, व्हाट इज मोड, मोड क्या है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार से भी पूछा गया है, राइट तो मोड कैसे डिफाइन करेंगे। सो द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब जो सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशन रिपीट होता हुआ दिखेगा वही उस गिवन ऑब्जर्वेशन का मोड होगा। जैसे हमारे पास ये सेट ऑफ नंबर्स है 1 1 2 4 3 2 1 1 1 2 2 4। अब अगर हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, हर बार याद रखिए व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन, रेंज और मोड, मीडियन, you have to arrange the data in the ascending or descending order, right, because it's very very helpful। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, कंपल्सरी नहीं बोलूंगी है, राइट लेकिन हेल्पफुल है ये जरूर बोलूंगी, और इसलिए मैं हमेशा डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं हमेशा अरेंज करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे तुरंत इंस्टेंट क्लिक करता है कि हाँ हम इसे ऐसे कर सकते हैं, राइट। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं हमने उन्हें एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, इसलिए लिखना जरूरी है कि आप कोई ऑब्जर्वेशन को छोड़ मत दो, ठीक है। तो पॉइंट इज कि व्हाट कैन वी डू हियर, वी हैव सीन कि अरे यहाँ पे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस बहुत बार आए हैं, जैसे 2, हियर 2 occurs हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 बार 2 की प्रेजेंस है यहाँ पे, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। सो द मोस्ट ऑफन occurred वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज 2, सो द गिवन आंसर वुड बी 2 ओनली, मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 2। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर हमने एक और 1 लिख दिया होता, इन केस इफ आई हैव रिटन 1 मोर 1, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहीं पे एक और 1 लिख दिया ऐसा, तब इस केस में आपके पास 2 मोड्स होते हैं, क्योंकि 1 4 टाइम्स आ रहा है और 2 भी 4 टाइम्स प्रेजेंस उसकी है यहाँ पर। तो इट टेल्स अस कि यहाँ पे मोड मतलब क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हाँ, मोड कैन बी मोर देन 1, राइट। तो आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, आई एम श्योर इट इज डन फॉर अस, राइट। तो लेट्स गो फॉर वन मोर पार्ट, दैट इज कि अगर हमारे पास लार्ज डेटा आ गया, डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस हियर, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी हैव लार्ज डेटा, इन दैट केस हाउ कैन वी गेट इट, मतलब अगर हमारे पास ये तो छोटा सा कम से कम 3 3 6 3 9 10, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थे, अगर सपोज हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आ गए, तब आप क्या करोगे, वहां पे हम कुछ हेल्प लेंगे, कुछ नए तरीके का अपनाएंगे और वहां से सॉल्व करेंगे। द पॉइंट इज कि मोड ऑफ लार्ज डेटा, हाउ डू वी ऑब्जर्व इट, हाउ डू वी हैंडल इट। सो पुटिंग द सेम ऑब्जर्वेशंस टुगेदर एंड कंटिन्यूइंग देम इज नॉट इजी, राइट। हर बार एक ही ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू करो अगर हमारे पास लार्जर डेटा आ गया, और उसी को हम ऑब्जर्व करें, फिर उसको काउंटिंग करें, फिर वो, इससे हमें बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशन होने की संभावना है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ईजी if the number of observation is large. In such cases, we use tabulation method. Means we tabulate the data. Tabulate का मतलब टेबल वर्ड, टेबल याद रखिए, उसमें हम टेबल बना के काम कर लेते हैं अपना, मतलब कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, ध्यान से आप सुनना। एक होता है टेली मार्क्स, राइट, इट इज नोन एज टेली मार्क्स, राइट। अब टेली मार्क्स का एक्चुअली रीजन क्या है, इसमें सिर्फ ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। इफ 1, अगर आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव टू मार्क 1 स्ट्रोक, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 2 you have to mark 2 strokes। guys, I'm sure you all are getting it right। can you please tell me, if I want to represent 3, how many strokes should I draw? Can you tell me? It should be 3, right? So I'll mark 3 strokes। now for 4, if I want to write 4, so I will write like this, 4। ओके अगर 5 लिखना है मुझे तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 तक जाएंगे और 5वां क्रॉस कर देंगे ऐसे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है ना, जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है तो हम इसे यूज कैसे करेंगे। अच्छा अब देखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको हम सेट करेंगे, ठीक है, आप डिफरेंस क्लियर समझिएगा। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फॉलोइंग मैचेस ऑफ अ लीग, 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 3 2 6 4 3 2 1 1 4 2 1 5 3 3 2 3 2 4 2 1 2। Find the mode of this data। So dear students, if you can actually apply any method and can get the answer, टेबुलेशन में अगर हम कुछ भी करेंगे तो क्या ही करेंगे, अब सोच कर आओ जरा, ताकि हम नेक्स्ट
जो सेशन करे उसमें हम इस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे, और आप सब खुद से क्लैरिटी रखिए ना कि आपने क्या किया और हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में। ठीक है, ये आपका टास्क है। सो दिस शुड बी योर HW फॉर द डे। ट्राई करके आइए, बुक को यूज करिए, बुक को पढ़ कर आइए, खगोल कर आइए, अपनी किताब को खगोल कर, और आप इस क्वेश्चन को बनाकर लाइए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आप इसे एक बार खुद से सोचो, दिमाग लगाओ कि ये अगर लार्ज डेटा है तो हम इसमें मोड कैसे पता कर सकते हैं बिना किसी मिसकैलकुलेशन या टेबुलेशन मेथड, ये क्या है, राइट? गो फॉर इट एंड डू इट एंड कम बैक टू योर क्लास। ओके, होप आई विल सी यू वेरी सून। सो लेट्स मीट just in next session. Okay, have a great day all. Have a great day. Bye bye. Take care of yourself and do it.